अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ द 6.6 आर्टिकल इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। थोड़ी सी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ जो पिक्चर में उसने दी है। वो ये कह रहा है कि बेसिकली अगर इनके से कोई तालाब है, ठीक है, या रिवर है, इसके अंदर जी पानी है, ये तालाब ही बना हुआ है, तो क्या होगा एवेपोरेशन के प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सूरज निकला हुआ है, एवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर ये पानी हवा में उड़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की इसकी की मदद से जो है वो पानी जो है वो हवा में चला जाएगा वाटर वेपर्स की मदद से, और वो क्लाउड्स के अंदर अपने आप को फिट इन कर लेगा और क्लाउड्स बन जाएंगे। यही क्लाउड्स जो हैं वो बाद में रेन क्रिएट करेंगे। और ये देखें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी कैसे। देखें वो जो वाटर वेपर्स थे वो एक हाइट पर पहुंच गए, नाउ दे अटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन एवर द रेन विल फॉल तो वो काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, पोटेंशियल यानी कि काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो रेन दोबारा फॉल डाउन करेगी और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है जी, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इन सर्कल चलता रहेगा। यही है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी दोनों साइड में, काइंड इन द फॉर्म ऑफ काइंड भी एनर्जी जो है कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाट यू कैन से व्हेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं तो एनर्जी एक फॉर्म में से डिसअपीयर होती है तो दूसरी फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, अपना आप शो कर देती है। सबसे पहली बात ही लिखी है, कहता है जी एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, however it can be converted into other forms of energy. For example, rub your hands together quickly, you will feel them warm. Mechanical यानी muscular energy जो है with rubbing your hands is converted into heat energy. In this process of rubbing hands, mechanical energy is converted into heat energy. फिर कह दीजिए processes in nature are the results of energy changes. For example, some of the heat from the sun is taken up by the water in the oceans. फिर लिखा जी दिस इंक्रीजेज द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कॉजेज वाटर टू evaporate from the surface to form water vapors. These vapors rises up and form clouds. As they cool down, they form water drops and fall down as rain. Potential energy changes to kinetic energy as rain falls. This rain water may reach a lake or a dam again. So the rainwater flows down, its kinetic energy changes into thermal energy, while part of kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as soil erosion. वो बता रहा है कि किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर आप इंटर कन्वर्जन देखते हैं। फिर कह रहे जी ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम विल बी इक्वल्स टू सेम। वो बिल्कुल सेम रहती है। सो यहाँ पर भी वो क्या कह रहे हैं जी, ये पूरे इस टॉपिक के अंदर ये जो साइड पे बना हुआ है ना डू यू नो में, इसमें भी वो कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ही बता रहा होगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में, तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 6.7, दैट इज़ मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, अब इसके अंदर आ जाएगा मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहली बात जो आपको बताएगी दैट इज़ द एनर्जी, मतलब जहाँ से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फिर द एनर्जी वी कैन कम, फिर वी यूज़ कम्स फ्रॉम सन, विंड और वाटर पावर एक्सेट्रा। ठीक है जी। फिर वह कह रहे हैं जी एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी वी गेट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। अब सबसे पहला पॉइंट वो कह रहा है जी फॉसिल्स एनर्जी। कहता है जी वी यूज़ फॉसिल्स फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस to heat our houses and run industry and transport। तो वाकई ऐसा है। और उसके बाद फिर ये लिख रहा है जी कि फिर उसके बाद में हाउसेज और रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। व्हेन दे आर बर्नड they combine with oxygen from the air. The carbon becomes carbon dioxide, hydrogen becomes hydrogen oxide called water, while energy is released as heat in case of the coal। वो बता रहा है, कह रहे जी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी, और हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ निकलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी तीनों चीज़ें बना देते हैं। फिर है जी आगे क्या कह रहा है, द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ दियर फॉर्मेशन। ये इतनी जल्दी नहीं बनते, फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए लाखों साल चाहिए होते हैं।
दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें आप एक दफ़ा जब यूज़ कर लेते हैं तो ये वापस कन्वर्ट नहीं हो पाते, ये ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कोयला, मेरे पास जितना भी ज़्यादा कोयला तादाद में मौजूद हो, अगर मैं उसे बर्न करता रहूँगा तो एक टाइम आएगा कोयला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी उसे आप रिन्यूएबल नहीं है, वापस उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर जी दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल्स। और उसके अलावा फिर जी वी आर यूजिंग fossil fuels at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs. If we need to use them at present rate, they will soon be exhausted. ठीक है जी, जो अभी चल रहा है तो इससे ऐसा लगता है कि फॉसिल फ्यूल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये एक एनर्जी क्राइसिस, एक बहुत बड़ा क्राइसिस दुनिया में जन्म ले भी रहा है इसी वजह से, क्योंकि फिर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम की जितनी मसनूआत हैं, ठीक है जी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी क्यों एक्सपेंसिव होती जा रही है, क्योंकि अब जो पहले ज़खायर थे ऑयल के, पेट्रोलियम के जितने भी थे वो उस तादाद में नहीं रहे, ठीक है। इसी तरीके से कोयला ख़त्म होता जा रहा है। इंसान जो है तरक्की तो कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ तो क्रिएट कर रहा है, एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल तो किए जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि ये एनर्जी रिसोर्स बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और जब ये बहुत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। फिर है जी वंस देयर सप्लाई इज़ एग्जॉस्टेड द वर्ल्ड वुड फेस सीरियसली एनर्जी क्राइसिस। आगे लिखा हुआ, अच्छा जी, फिर है जी thus fossil fuels would not be able to meet our future energy needs. This would cause serious social and economical problems for countries like us. Therefore, we must use them wisely and at the same time develop new energy resources for our future survival. वो भी हम सारा आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल में से आपने मेन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कौन से। फॉसिल फ्यूल्स और यूजुअली वो लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। उनका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए उसके साथ साथ द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ दिस कि ये अगर आहिस्ता आहिस्ता नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो दुनिया जो है वो एक क्राइसिस की सिचुएशन में चली जाएगी, एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन में। फिर जी मोर ओवर फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल। फिर जी दीज वेस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस वाइल which pollute the environment. This causes serious health problems such as headache, tension, nausea, allergic reactions, फिर जी इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ एंड थ्रोट। अब खुद ही देखें कि कोयला अगर हमारे पास काफ़ी देर जलता रहे तो हमारी क्या हालत हो जाती है, उसकी स्मेल और ऑल ओवर वो उसके साथ सर्वाइव करना टफ हो जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेज मे कॉज एस्थमा, लंग्स कैंसर, हार्ट डिजीज़ एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, नर्व्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है जी। तो फॉसिल फ्यूल्स नुकसानदेह भी हैं। बहरहाल अब जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसे हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको पहले हम डिस्कस करने लगे हैं। तो उसमें कोयला वगैरह के बारे में तो उसने सारा इकट्ठा ही बता दिया। अब नई चीज़ जो बीच में साथ एक बताई है वो न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में भी बताया। इनसे ज़्यादा एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन गो के ये भी नुकसानदेह भी लिखा हुआ आ जाएगा। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन. During fission reaction, a heavy atom such as uranium atom splits up into smaller parts, releasing a large amount of energy. पूरा आप fission reaction class 10th में 18 चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह. Nuclear power plant gives out a lot of nuclear radiations and vast amount of heat as well. A part of this heat is used to run power plants, यानी जहाँ पर बिजली बनती है, while lot of heat goes waste into the environment. और बाकी एनर्जी बहुत सारी ज़ाया भी हो जाती है इन्वायरमेंट में। ये इंतहाई डेंजरस टूल भी है, ये भी याद रखिएगा कि अगर इसको मिस हैंडल किया जाए तो ये डेडली डेंजरस है। जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिएट करते हैं और न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए आप एनर्जी हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप देख लें, ऑयल, पेट्रोल, ऑयल जितने भी ये पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, उसके अलावा जनाब अली आपकी कोयला हो गया, ये इधर से ये न्यूक्लियर क्या कहते हैं, ये भी देख लें फिशन रिएक्शन के ज़रिए जो आप अपना वो प्रोसीजर करेंगे, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है।
अब आगे बात आगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिन्यूएबल जितने भी होंगे हम ये भी देखेंगे ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिन्हें आप बाद में इस्तेमाल भी कर सकें। अब है जी सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल ऑयल एंड गैस। इनकी अब जैसे सूरज है, सूरज तो तभी ख़त्म हो सकता है जब अल्लाह ताला चाहेगा क़यामत आ जाएगी और सब चीज़ों को वो उठा लेगा, तो तब एनर्जी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा, मतलब सूरज ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ सूरज 1 मिलियन ऑफ ईयर से एक स्टैटिक हीट जो है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फेंक रहा है और वो एनर्जी हम तक पहुंच रही है। तो वो कह रहे जी क्यों ना हम उसके ऊपर डिपेंड कर लें, सनलाइट पे, क्यों ना हम वाटर पे डिपेंड कर लें। तो अब आगे जी सबसे पहली बात ये रिन्यूएबल, अब ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, जो दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आ गया जी एनर्जी फ्रॉम वाटर, लिखा हुआ है जी एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप, डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान भी अभी मोमिन डैम, दया मीर बादशाह डैम और दासू डैम बना रहा है, जिसके साथ उम्मीद है कि पाकिस्तान में 10,000 मेगावाट एनर्जी मज़ीद पाकिस्तान के जो नेशनल ग्रिड स्टेशन के अंदर ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आगे इंडस्ट्री भी अच्छी से अच्छी ग्रो कर सकेंगे। और मज़ीद भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में पाकिस्तान सोच रहा है कि वो क्रिएट करे, और ताकि इलाकाई तौर पर जो है ना एनर्जी क्राइसिस को हम कवर अप कर सकें। सो अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं जी डैम्स इस तरीके से बना, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, वन टाइम कॉस्ट तो इसकी है, एक बहुत बड़ा स्क्वायर एरिया भी आपको चाहिए होता है जिसके अंदर ये डैम काम कर सके। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है, आप लोगों ने 8th क्लास में ड्रॉबैक्स इनके पढ़े थे अगर आपको याद हो, और एक ड्रॉबैक इसका ये भी आता है इस डैम का, वो ये डैम्स का, ये जो वाटर डैम्स होते हैं कि इनके जो गिर्द जनाबे वाली जितनी भी ज़मीन होती है वो काश्त के काबिल नहीं रहती, उधर वाटर लैगिंग आ जाती है, वो हमने सारा पढ़ा था याद है। तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाती, ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, लेकिन क्या है कि फॉर अ बिगर कॉज फिर कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। बहरहाल लिखा हुआ जी दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर, क्योंकि इनमें वाटर स्टोरेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो सकती है, इसलिए फ्लड्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे? पानी आता जाएगा, स्टोर करते जाएंगे, और फिर आप एक कंसिस्टेंट फ्लो के साथ पानी को आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लड नहीं आ सकेगा। फिर जी द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ यूज्ड फॉर एरीगेशन, और इसको हम एरीगेशन यानी कि हम इनका नहरी निज़ाम भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें पानी की ज़रूरत है हमारे खेतों के लिए हम वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी आते हैं लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम, और ये है भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी कि इससे आप ये देखें तो इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, इवन एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं जी एनर्जी फ्रॉम सन, ये तो बहुत ही सेफ़ है लेकिन एक्सपेंसिव, नो डाउट ये भी है। आप देख लें हम सोलर पैनल्स लगाते हैं घरों के ऊपर, तो एक घर के ऊपर एवरेज कॉस्ट तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया आ रही है। बहरहाल सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज़ यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन एनी वे। The sun rays are the ultimate source of life on the earth. We are dependent on the sun for all our food and fuels. लिखा हुआ जी if we find a suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirements. तो अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सनलाइट से रिलेटेड देखें ये चल रहा है प्रोसीजर कि आप सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं। सोलर हाउस हीटिंग के बारे में लिखा है जी द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू, हाउएवर इट्स यूज इन हाउसेज एंड ऑफिसेज एज वेल एज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पसेज इज़ क्वाइट रीसेंट। Complete solar houses heating system are successfully used in areas and minimum amount of sunshine in winter। यानी कि ये आपको मैं सीरियसली बात बता दूं, हमारे तो इधर अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, देर आर मैनी स्टेट्स एट देयर के जहाँ पर आप ये समझ लें कि -45 -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हाउ दे सर्वाइव inside their homes? It is because of the central heating systems, जो कि सोलर एनर्जी को ही यूज़ करके हीटिंग सिस्टम बनाया गया होता है। जिन दिनों में समर्स में उनके पास अच्छी रोशनी और अच्छी हीट होती है, ठीक है, तो वो विंटर्स के लिए उसी हीटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अभी उसने थोड़ी सी एक एग्जांपल भी बता दी है, कह रहा है जी इसमें एक कलेक्टर होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है।
यानी ये सन रेज आ रही हैं, इसके ऊपर टकरा रही हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जनाब अली इनसाइड दैट हॉट वाटर देखें क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें कोल्ड वाटर इस स्ट्रीम में से आ रहा है, हॉट वाटर इधर जा रहा है, और ये आगे से हॉट वाटर टैप के साथ इसको अटैच कर दिया गया। तो क्या होगा, पूरे घर के अंदर क्या होगा, इसी तरीके से वो हीटिंग पाइप्स जब मूव करेंगे तो पूरे घर को क्या रखेंगे, गर्म रखेंगे। A solar collector made up of glass panel over blank metal plates. फिर है जी the plates absorb the sun energy which heats a liquid flowing in the pipes at the back of the collector. The hot water can be used for cooking, washing and heating the building. ठीक है जी। सोलर एनर्जी इज़ यूज इन सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर स्टेशंस एक्सेट्रा। अब ये देखिए सोलर पैनल से चलने वाली एक व्हीकल भी क्रिएट किया जा चुका है, और अब तो बहुत ज़्यादा। अब ये सोलर पैनल से रिलेटेड ये देखिए ये घर हैं, पूरे पूरे पैनल्स इनके ऊपर लगे हुए हैं, पैनल फिक्स हुआ हुआ है, सोलर सेल्स लगे हुए हैं ये, ठीक है। अब तो सुनने में आया कि सोलर से रिलेटेड एक एयरक्राफ्ट भी बनाया गया है जिसके ऊपर 2 बंदे इजीली बैठकर तकरीबन 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे एक जगह से दूसरी जगह फ़्लाइट कर सकते हैं। तो आहिस्ता 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 ये है कि सोलर एनर्जी को यूज़ करने के तरीक़ाकार बनाया जा रहा है। फिर है जी सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सोलर सेल, ठीक है जी। ये जितने भी फोटो सेल्स होते हैं उनमें यही होता है, क्या फ़ोटो पैनल्स में यही होता है कि जो ही उनके ऊपर लाइट और हीट पड़ती है तो इनके अंदर से चार्जेस निकलना शुरू हो जाते हैं, और वही चार्जेस कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और उन्हीं के फ़्लो की मदद से एनर्जी जो है वो हासिल कर ली जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उन्हें यूज़ किया जाता है। लिखा भी हुआ है अ सोलर सेल ऑल्सो कॉल्ड फोटो सेल इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन वाटर। फिर है जी व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए सोलर सेल इट कन्वर्ट्स द लाइट directly into electrical energy. Solar cells are used in calculators, watches and toys. Large number of solar cells are wired together to form solar panels. Solar panels can provide power to telephone booths, lighthouses and scientific research centers. Solar panels are also used to power satellites as well. Several other methods to trap sun rays are underway. If scientists could find an efficient and inexpensive method to use solar energy, then the people would get clean, limitless energy as long as sun continues to shine, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो ऑल द टाइम अवेलेबल भी है, और ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इसके अंदर कोई भी इन्वायरमेंटल लॉस नहीं है। एक विंड एनर्जी भी होती है, पता नहीं अब इसने आगे एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया हुआ। एक और इसने किया हुआ जी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के केस में क्या होता है, ये बड़ी बड़ी विंड टरबाइंस, विंड मिल्स लगा दी जाती हैं जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है और ये तेज़ी से घूमती हैं। जब घूमती हैं तो इनके अंदर टरबाइन अटैच होता है जिसकी वजह से करंट हमें मिल जाती है। लिखा हुआ जी वी हैज़ बीन यूज्ड ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। विंड, ठीक है जी, विंड हैज़ बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। इट हैज़ पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस, ठीक है जी। इट हैज़ बीन यूज्ड बाय विंड मिल्स to grind grains and pump water. फिर है जी more recently wind powers is used to turn wind turbines. When many wind machines are grouped together on wind farms, they can generate enough power to operate a power station. In the United States, some wind farms generate more than 1300 megawatt of energy a day. It's too much. In Europe, many wind farms routinely generate 100 megawatts or more electricity a day, ठीक है जी। और इससे आपको एक और बात भी ये पता लग जानी चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, ये नॉइज़ी होता है, जो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये नॉइज़ी होता है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वैसे तो है, यानी ये कोई एयर के अंदर तो कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो दैट्स वाई विंड मिल्स को लगाया जाता है साइडवेज किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर शोर वगैरह ना हो, और जहाँ पर मतलब ओपन एरिया, मतलब जहाँ शोर तो ये डेफिनेटली करेगा, यानी कि जहाँ पे आबादी ना हो और इसके शोर से लोग डिस्टर्ब ना हो सकें। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? ज़मीन के बारे में ये कहा गया कि ज़मीन जो आप डीप इन साइड जाते हैं तो उधर एक मैग्मा होता है जिसकी वजह से ज़मीन की इंटरनल लेयर्स इंतहाई गर्म होती है, ठीक है। तो इतना डिग आउट कर दिया जाता है कि जब देखें कोल्ड वाटर उसके अंदर फेंका जा रहा है, और जब वो पाइप गुजर के ये मैग्मा के पास से आ रहा है तो उधर क्या पे हो रहा है जी, उधर से हीट
हॉट वाटर जो है ना आपको मिल रहा है, दिस इज़ जियोथर्मल एनर्जी आप इसे कहेंगे, ठीक है। और आप उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और पानी अगर एज ए स्टीम कन्वर्ट भी हो रहा है तो वो नुकसानदेह नहीं है। तो वो लिखा हुआ है जी कि इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड अस हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। फिर जी देयर इज़ हॉट मोल्टन पार्ट deep in the earth called magma। फिर है जी water reaching close to the magma changes to steam due to the high temperature of magma। this energy is called geothermal energy। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी की एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि रिसेंट कुछ डेज़ पहले मैं चला गया जी गिलगित। तो गिलगित में एक जगह रास्ते में आ जाती है जिसका नाम ही उन्होंने जो है वो तत्ता पानी रखा हुआ। वो उधर होता ही है उस जगह पर कि उधर बेसिकली शायद कोई ज़मीन के अंदर सल्फ़र है या क्या चीज़ है, वो गैस सी, वो यानी कि पहाड़ों के अंदर गैस है, और जो उनके अंदर से पानी फूट के आ रहा है ना, वो उसके साथ रिएक्ट करके इतना गर्म पानी है जैसे कि आप उधर अंडा भी उबाल सकते हैं इजीली। इवन आप उस पानी के ऊपर खाना पकाना चाहें तो आप पका सकते हैं, इतना हॉट वाटर है और इतने ठंडे इलाके में। तो अल्लाह का इसमें देखें हिकमत है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसमें एक ऐसी गैस है, कोई एक ऐसा मटेरियल होगा, सल्फ़र होगी, जो कि क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ और वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो वो भी एक किस्म का आप समझें तो वो जियोथर्मल एनर्जी हम हासिल किए हुए हैं। फिर जी जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स एट प्लेसेस वेयर मैग्मा इज़ नॉट वेरी डीप। फिर जी वाटर इज़ देन पुश्ड डाउन इनटू द वेल। फिर जी द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर एंड चेंजेस इनटू स्टीम। इट एक्सपैंड्स एंड मूव अप टू द surface। The steam can be piped directly into house and offices for heating purpose, or it can be used to generate electricity। ठीक है जी। लेकिन ये हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर आगे आ जाता है जी एनर्जी फ्रॉम वट यू कैन से बायोमास। तो फिर जी बायोमास इज़ ए प्लांट। बायोमास ये भी इसके बारे में भी पाकिस्तान में वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बायोमास में ये होता है कि जो भी हमारे जो इंसान हैं या जानवर हैं उनके जितने भी जनाब अली आप कहेंगे ना कि जो वेस्ट्स हैं, ठीक है, गार्बेजेस वेस्ट जो भी हैं, उनको यूज़ करके जनाब अली आप एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर तो देखेंगे बहुत कारामद हो जाए ये चीज़, ठीक है, हाँ इसमें स्मेली ये ज़रूर है, लेकिन अगर इसका भी कोई प्रॉपर हल निकाल लिया जाए तो आप ये देखिए कि बहुत अच्छा तरीक़ाकार है ये भी एनर्जी को क्रिएट करने का। फिर है जी बायोमास इन प्लांट्स और एनिमल वेस्ट कैन बी बर्नड एज फ्यूल्स। फिर है जी अदर फॉर्म्स ऑफ बायोमास आर गार्बेज, फार्म वेस्ट, शुगर केन एंड अदर प्लांट्स। फिर है जी दीज वेस्ट आर यूज टू रन पावर स्टेशंस। मैनी इंडस्ट्रीज दैट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गेट हाफ ऑफ दियर इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग बार्क एंड अदर वुड वेस्ट्स। यानी जो वो चीज़ें इस्तेमाल करें उन्हीं को ही वो हीटअप करने के बाद क्या करते हैं कि वो जनाब अली यूज़ कर लेते हैं। फिर है जी बायोमास कैन सर्व एज अनदर एनर्जी रिसोर्स बट प्रॉब्लम्स आर देयर इन इट्स यूज़। फिर है जी व्हेन एनिमल डंग, ठीक है जी, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स डिकम्पोज दे गिव ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय बर्निंग मीथेन। ठीक है जी। तो वही बात बता रहा कह रहा है जी कि जब आप समझ लें कि इन तीनों रिसोर्सेज से अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती है, और इस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पर्पज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो टुडे इज़ अ लॉन्ग लेक्चर ऑफ थ्योरी। तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ना होगा बेटा। इसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आप निकाल के एज ए शॉर्ट नोट सबको याद करना है, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर जो है ना हाउस हीटिंग सिस्टम किस तरह वर्क करता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो पेज नंबर 133, 134, 135 में आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा। तो इन तमाम को भी आप कवर कर लें, तैयार कर लें। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।